जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज सबसे पहले हमने जो असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट आपको दी थी 2 क्वेश्चंस, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम 1 में जो हमारा पेज 232 पे केस स्टडी 3 है, केस स्टडी 3 पे आइए। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपको इस क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा हो रहा है कि क्या एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस स्टडी है? केस स्टडी है, बिल्कुल। केस स्टडी जो होती है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो नॉर्मली 2-3 लाइनों में खत्म हो जाता है। ये केस स्टडी है। अच्छा, अब मुझे बताइए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया, मैंने सबसे पहला काम क्या करना है? उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और रिक्वायरमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कि ये किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़िए और मुझे बताइए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर, और आपको कैसे पता चला चैप्टर 4 का? ऑडिट रिपोर्ट के वर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट को अंडरलाइन कीजिए। कह रहे रिक्वायरमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशंस आउटलाइंड अबव, जो ऊपर सिचुएशन बताई गई है इनमें से हर सिचुएशन में बताना है क्या, रीच ए कंक्लूजन ऑन वेदर और नॉट यू वुड क्वालिफाई योर ऑडिट रिपोर्ट। बताइए आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे कि नहीं, क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। गिव रीजंस फॉर योर कंक्लूजन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे आपने इफेक्ट भी बताना है, साथ में रीजंस भी बतानी है। अच्छा, ये रीजंस किसको कह रहा है भला? देखिए मैंने आपको जो बताया अप्रोच के, जब कभी आपने ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी करनी है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट या इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे, तो हमने 3 स्टेप में उसको करना है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या डिसाइड करना है कि ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और मैटर्स हैं, जैसे एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर वगैरह। और दूसरी चीज हमने क्या डिसाइड करनी है, दूसरे स्टेप में हमने वैल्यूएट करना है, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो वैल्यूएट करना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप में फिर हमने बताना होता है कि इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है, पहले 2 स्टेप्स की बेस पे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है। तो एग्जामिनर रिक्वायर ज्यादातर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट करता है, लेकिन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पे पहुंचने के लिए, इफेक्ट ऑन ओपिनियन पे पहुंचने के लिए पहले 2 डिसीजन करना लाजमी है। उसके बगैर आप नहीं बता सकते रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वो हमारी रीजनिंग होती है। तो चाहे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछे चाहे ना पूछे, वो रीजनिंग हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होती है। वो 2 स्टेप हमने लाजमी बताने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने पूछ लिया, रीजंस भी बताइए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है रीजंस ना पूछे, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हमने जब भी आंसर देना है उसको पहले बताना है मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, उसके बाद उसका इफेक्ट, फिर उसके बाद हमने ओपिनियन तीसरे स्टेप की तरफ आना है। और एक और चीज हमें रखिएगा, अभी आप स्टार्ट में केस स्टडी सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिस्टम होता है, इससे पहले जो FA BA वगैरह या दूसरे जो क्वालिफिकेशन हैं पाकिस्तान में, इनमें केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो हमारे स्टूडेंट को केस स्टडी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वो रटा बेहतरीन होता है, वो जितने भी कंसेप्ट आते सबको है, तकरीबन सबको जो भी तैयारी करके जाता है, लेकिन पास और फेल होने का जो फर्क है ये केस स्टडी डिसाइड करते हैं। इसीलिए केस स्टडी में नॉर्मली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। बिजनेस लॉ में देख लें, बिजनेस लॉ में भी केस स्टडीज होती है, उसका रिजल्ट भी जो है वो पुअर है। और ऑडिट में भी केस स्टडीज होती है, इसका रिजल्ट भी पुअर है। तो अभी प्रोबेबली आपको, चूंकि आप पहली ऑफिशियल जो एग्जाम लेवल की केस स्टडी है जो एग्जाम में आती है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो आपको शुरू में कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपको नहीं पता चलेगा आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, एंड कहाँ पे करना है। शुरू में ये प्रॉब्लम आएगी, ये नेचुरल है, इससे घबराना नहीं है। ये 8-10 दिन तक प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर अगर रेगुलरली केस स्टडीज आप कर रहे हैं तो 8-10 दिन के बाद इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तब तक अभी स्टार्ट में है तो शुरू के 4-5 दिन जो है वो आपने क्या करना है, जब आप केस स्टडीज अटेम्प्ट किया करें, आपने की पॉइंट्स लिख देने हैं, सिर्फ की पॉइंट्स कवर कर दें, ताकि मुझे और आप दोनों को ये तसल्ली हो जाए कि जो असल कंसेप्ट है वो आपने पिक कर लिया है। बाकी प्रेजेंटेशन का मसला, ड्राफ्टिंग का मसला है, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उस स्टाइल को सीखता रहेगा कि हमने इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। तो अभी ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने टेक्निकल कंसेप्ट पे फोकस करना है कि क्या मैं हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप सही कर रहा हूं। सबसे पहला जो मैंने मिस स्टेटमेंट कहा है, कहीं ये तो नहीं सॉल्यूशन में स्कोप लिमिटेशन है।
ये तो नहीं कि मैंने अदर मैटर कह दिया और सोल्यूशन में एमसीजो मैटर है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये डिसीजन ठीक करें पहला, सिर्फ इतना लिख दें मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन या एमसीजो मैटर या अदर मैटर, लाइन बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आगे उसका इफेक्ट बताएं, इमटेरियल या मटेरियल या परवेसिव, और साथ में कैलकुलेशन जरूर शो करवाएं अगर प्रॉफिट या कोई बेंचमार्क दिया गया तो कैलकुलेशन लाजमी शो करवाएं, उसे कंप्लीट सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर ओपिनियन बता दें, सिर्फ इतना लिख दें फिलहाल, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दें, ये भी काफी है फिलहाल के लिए। हाँ, सोल्यूशन कंप्लीट पढ़ें, कंपेयर करें कि आपके की पॉइंट्स के साथ सोल्यूशन मैच करता है कि नहीं करता। जहां फर्क हो याद रखें, हम सीख रहे हैं अभी। अगर आपको क्वेश्चन फर्ज कीजिए कोई गलत हो भी गया, आपने लिखा क्वालिफाइड, उधर लिखा हुआ था एडवर्स, ठीक है, या आपने एमसीक्यू मैटर लिखा था, उधर कह रहा था नहीं ये डिस्क्लेमर आएगा, गलत। लेकिन सोल्यूशन पढ़ के अगर आपको समझ आ जाती है तो याद रखें आपने उस कंसेप्ट को सीख लिया, मकसद पूरा हो गया। प्रॉब्लम वो नहीं होती कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, प्रॉब्लम वो होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सोल्यूशन पढ़ा, फिर भी समझ नहीं आया। अगर गलत किया लेकिन सोल्यूशन पढ़ के समझ आ गया, वो क्वेश्चन क्लियर है, वो आपने सीख लिया। तो क्वेश्चन गलत होने से परेशान नहीं होना आपने। अभी फिलहाल केस स्टडी प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है, सिर्फ की पॉइंट्स पे फोकस करना है, पूरा सेंटेंस ना लिखिए। अभी अगर आपको प्रेजेंटेशन में ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, पूरा सेंटेंस ना लिखे, सिर्फ की पॉइंट्स लिखे। और दूसरी चीज, अगर कभी गलत हो भी जाए लेकिन सोल्यूशन को पढ़ के समझ आ गई तो आपने परेशान नहीं होना, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ये वाला स्टूडेंट पास हो जाता होता है। हाँ, अगर सोल्यूशन पढ़ के भी समझ ना आए, क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको क्लास में डिस्कस करना है उसको। तो अभी देखते हैं पहला केस, मर्करी लिमिटेड। तो कह रहा है मर्करी लिमिटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वो था कि कंपनी के खिलाफ कोई टैक्स वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, यहां पे एक सुन लीजिए, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। नॉर्मली जो टैक्स रिलेटेड कंटिजेंसीज होती हैं, इन पे एमसीक्यू मैटर नॉर्मली नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई टैक्स वालों के साथ झगड़ा चल रहा होता है। अगर टैक्स कंटिजेंसी पे एमसीक्यू मैटर आता तो हर कंपनी की रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर हुआ होता, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि टैक्स इश्यूज में कभी एमसीक्यू मैटर आ ही नहीं सकता। अगर कोई मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, रूटीन नेचर का बहुत सिग्निफिकेंट है, फिर एमसीक्यू मैटर आ सकता है। यहां पे मैंने ये एज्यूम किया कि ये मैटर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैंने कहा कि जी अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। लेकिन अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि नहीं ये सिग्निफिकेंट मैटर है, ये आम टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट मैटर है और एमसीक्यू मैटर आना चाहिए, तो आप इसमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। बल्कि एक स्टूडेंट ने डिस्कस करते हुए कहा, सर इसमें मुझे दो लफ्ज ऐसे हैं जो मुझे जिनसे लगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू है। एक है मेजर इंक्वायरी और दूसरा है ऑल एस्पेक्ट्स। तो मैंने कहा बिल्कुल, अब ये दो वर्ड्स को सामने रखे तो फिर इसमें बेहतर यही है एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ दिया जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, लेकिन इन दो अल्फाज को सामने रख के आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा इशू है, तो एमसीक्यू मैटर रिकमेंड करते हैं। पहला समझ आ गया मर्करी लिमिटेड, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड प्लूटो लिमिटेड, जी इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा बताइए, इसमें वो क्या क्या रहा है कि आपने कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन की, कोई फिक्स एसेट जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करवाया और उसमें कुछ लेबर कास्ट जो है उसको कैपिटलाइज किया। अब लेबर कास्ट को कैपिटलाइज किया तो उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है आपके पास कि किस बंदे ने कितना टाइम जो है वो काम किया था और उसकी कितना एक्सपेंस पे किया गया, सैलरी पे की गई जिसको कैपिटलाइज किया, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। तो बताइए ये क्या इशू है, स्कोप लिमिटेशन। अच्छा बताइए केस में किस लफ्ज से पता चला, एग्जैक्ट किस लफ्ज से पता चला स्कोप लिमिटेशन? हाँ जी, अनसपोर्टेड बाय टाइम रिकॉर्ड, इसको अंडरलाइन कीजिए। इससे पता चल रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। और फिर उसके बाद आगे ये भी कह रहा है नो सेटिस्फैक्टरी ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर से भी सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं मिला, यानी हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी बता रहा है, वो भी नहीं परफॉर्म कर सके हम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, स्कोप लिमिटेशन। और इफेक्ट क्या बताएंगे,
इमटेरियल है, मटेरियल या परवेसिव? जी अच्छा, स्कोप लिमिटेशन किस अमाउंट की है? 2.5 मिलियन की है या 180,000 की है? 180, जितना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर टोटल कैपिटलाइजेशन फॉर एग्जांपल 2.5 मिलियन की हुई है लेकिन बाकियों का रिकॉर्ड अवेलेबल है, 180,000 का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, तो स्कोप लिमिटेशन 180,000 की है। सारी की सारी अमाउंट की नहीं है, जितना को आप वेरीफाई नहीं कर सके उसकी स्कोप लिमिटेशन होगी। तो 180,000 है। कितने स्टूडेंट्स से मटेरियलिटी कैलकुलेट की? शाबाश। इसमें मटेरियलिटी कैलकुलेट उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट देने का पर्पस ये होता है मटेरियलिटी कैलकुलेट करो। याद रखे, पूरे ऑडिट में जहां कहीं किसी भी क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉफिट दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी कैलकुलेट करो। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जुपिटर लिमिटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम, इसको फिर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है ऑन 16 मई 2002, 16 मई को अंडरलाइन करें। अब क्लाइंट का ईयर एंड क्या है भला? 31 मार्च। ए लिक्विडेटर वाज अपॉइंटेड एट सेट्रल लिमिटेड, ए मेजर कस्टमर। हमारा एक मेजर कस्टमर था सेट्रल लिमिटेड, उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। तो ये ईयर एंड के बाद हुआ ना, ये हमारी इस साल की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो ये हमारे इस साल को तो इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसे ही है क्या? नहीं, गलत। क्या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो अगर नेक्स्ट ईयर में होती है लेकिन हमारे इस साल को इफेक्ट करती हैं? वो आपको 4-5 ट्रांजैक्शन बताई हुई है ना, वो कौन कौन सी है? जरा फिर से एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं कंसेप्ट को। बैंक्रप्सी ऑफ डेटर आफ्टर ईयर एंड, वो कौन सी है? डिसीजन ऑफ लीगल केस, वो कौन सी है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, अगर पता चले बाद में कि इन्वेंट्री की एनआरवी कॉस्ट से कम है। और क्या है? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब भी पता चले ना उसको करेक्ट करना जरूरी होता है, वो एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। और फिर रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, अगर ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो जाए वो भी एडजस्टिंग इवेंट है। तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, ये तो हमें पक्का पता है ना। सबसे ज्यादा एडजस्टिंग इवेंट ऐसी वैसे वो यही करता है, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर का। द बैलेंस ड्यू फ्रॉम सेट्रल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2002 वाज 242,000, उससे जो पैसे रिसीवेबल थे वो 242,000 है। अच्छा, अब आगे वो ये नहीं बता रहा कि इसमें कितनी रिकवरी पॉसिबल होगी। अगर वो कहता जी, उसने कहा है कि इसमें से 100,000 रिकवर हो जाएगा, एडजस्टमेंट कितने की आती? प्रोविजन कितने की रिगार्ड करते? 142,000। और अगर वो कहता है इसमें से 42,000 रिकवर होगा सिर्फ, तो उसमें 200,000 की। अब उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कितनी रिकवरी होगी, तो मतलब कोई रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्सपेक्टेड रिकवरी होती तो बता देता, तो पूरी के पूरी अमाउंट की रिकवरी डाल दें। अच्छा, एक इशू तो यह हो गया बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, ये हो गया। दूसरा इशू क्या कह रहा है? इन एडिशन वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडेड 520,000 कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड वर्क रिलेटिंग टू सेट्रल लिमिटेड। वो कहता है हमने कस्टमर के लिए एक इन्वेंट्री भी बना रहे थे, खास तौर पे उसकी फरमाइश पे, कस्टमाइज इन्वेंट्री। 520,000 उस पे हम कॉस्ट लगा चुके हैं। डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू मेक ए प्रोविजन फॉर द डेट ऑन द ग्राउंड दैट द लिक्विडेटर वाज अपॉइंटेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा लिक्विडेटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बताइए डायरेक्टर की बात सही है कि गलत है? गलत है बात, ये एडजस्टिंग इवेंट है। They also refuse to make any provision in respect of the work in progress because they are planning to convert it to finished good at an estimated cost of completion of 260,000, as another customer has agreed to buy it for 700,000. वो कह रहा है कि इन्वेंट्री को भी एनआरवी में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 520 उसकी कॉस्ट है, हम इस पे थोड़े से पैसे और लगाएंगे और इसे 700,000 में बेच देंगे। तो इसकी उनके मुताबिक, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी एनआरवी 700,000, इसकी करंट कास्ट 520 से ज्यादा है, इसीलिए एनआरवी की एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं। बताइए आपके ख्याल में क्या इस इन्वेंट्री की एनआरवी की एडजस्टमेंट की जरूरत है? बिल्कुल है। अच्छा, क्वेश्चन को सामने प्रेजेंट करने से पहले मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहली चीज, इस क्वेश्चन में दो इश्यूज हैं, एक है बैंक्रप्सी ऑफ डेटर और दूसरा है एनआरवी की एडजस्टमेंट। दो इश्यूज, क्या मैं इन दोनों इश्यूज को कंबाइन कर सकता हूं कि मुझे अलग अलग ओपिनियन देना है? जी बताइए। देखें, मैंने आपको शायद एक याद होगा लेक्चर में बताया था,
अगर तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फिर हमने अलग-अलग बताना है, फिर हमने अलग। लेकिन अगर एक ही पार्ट के अंदर उसने हमें दो मिसस्टेटमेंट दे दी, एक ही पार्ट के अंदर उसने हमें दो मिसस्टेटमेंट दे दी, तो फिर हमने उनको एग्रीगेट करके भी देखना। तो इनको एग्रीगेट किया जा सकता है। ऊपर मरकरी को प्लूटो के साथ मैं एग्रीगेट नहीं कर सकता, लेकिन मरकरी के अंदर ही अगर दो मिसस्टेटमेंट्स हैं उनको मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं आप कि मिसस्टेटमेंट कितनी अमाउंट की है। ये छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। वैसे तो आप काउंटिंग एक्सपर्ट हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जरा तसल्ली के लिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहली इसमें एडजस्टमेंट है बैंकरप्सी ऑफ डेटर। तो बताइए बैंकरप्सी ऑफ डेटर की अमाउंट कितनी है? एक 240 कह रहा है, 244 कह रहा है। अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद देख लेता हूं। इसके 242,000 ये बैंकरप्सी की एडजस्टमेंट है। फिर इसके बाद एनआरवी की एडजस्टमेंट क्या है इन्वेंट्री के केस में? अब देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री का रूल है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हमें देखना पड़ेगा इसकी कॉस्ट कितनी है, हमें देखना पड़ेगा इसकी एनआरवी कितनी है। अब देखिए इन्वेंट्री है तो इसकी कॉस्ट कितनी है करंटली, वो कॉस्ट उसने कहा 18, ये कॉस्ट है इसकी 520,000 और एनआरवी कितनी है इसकी? एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस कॉस्ट टू मेक सेल। तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 700,000 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने है 260,000। तो एनआरवी कितनी आई हमारी, कैलकुलेट कीजिए 440। अच्छा अब देखिए कॉस्ट है 520, एनआरवी है 440। बताइए एनआरवी कॉस्ट से कम है कि ज्यादा? राइट डाउन रिक्वायर्ड है, इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है। कितने से राइट डाउन करेंगे तो वो एनआरवी पे आ जाएगी 80,000। शाबाश। तो यहां पे जो एडजस्टमेंट आएगी हमारी एनआरवी की वो है 80,000। ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखें इंडिविजुअली हमारा मटेरियलिटी लेवल उसने दिया है 250,000। इंडिविजुअली बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डेटर वाली एडजस्टमेंट भी इमटेरियल है, इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट भी इमटेरियल है। तो मेरा ख्याल है ये भी इमटेरियल है, ये तो मुझे अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ मैंने मटेरियलिटी की डेफिनेशन याद नहीं की। फिर मटेरियलिटी की डेफिनेशन में कहा था इंडिविजुअली भी देखना है भाई, एग्रीगेट भी देखना है। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट करेंगे हम तो ये कितना आंसर आएगा 322। और 322 जो है वो क्या है, मटेरियल है। इस पे ओपिनियन जो है क्वालिफाइड होगा। भाई ये बात समझ आई? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें दो मजीद कंसेप्ट वो आपके साथ डिस्कस करना है। पहले चीज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सा आएगा, क्वालिफाइड। ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सा आएगा? क्या एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ, याद है ना 4, उनमें से भी कोई ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा। इस ये मिस स्टेटमेंट है। वो किस में हो रहा था? प्लूटो लिमिटेड वाले में, जब हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। याद रखें मिस स्टेटमेंट के केस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओपिनियन कभी इफेक्ट नहीं होता, स्कोप लिमिटेशन के केस में होता है। और स्कोप लिमिटेशन भी हर एक वाली नहीं, कौन सी? जिसमें बुक्स एंड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होंगे। हमने क्लाइंट से कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, उसने कहा कोई नहीं करना। स्कोप लिमिटेशन तो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा। समझ आया एग्जांपल? हमने कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर दो, उसने कहा कोई नहीं देना। स्कोप लिमिटेशन है, बुक्स एंड अकाउंट्स का ओपिनियन फैक्ट
नहीं हो रहा। हमने कहा इन्वेंट्री काउंट करनी है, उसने कहा नहीं करने देनी, स्कोप लिमिटेशन है, पीरियड इफेक्ट नहीं हो रहा। हमने कहा सेल्स की इनवाइसेस फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड दे दो, उसने कहा ये नहीं है। ये अब स्कोप लिमिटेशन भी है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। आग लगने से काउंटिंग रिकॉर्ड जल गया, कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, स्कोप लिमिटेशन भी है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अगर कभी स्कोप लिमिटेशन से काउंटिंग रिकॉर्ड जल रहे हो तो वो हमने स्कोप लिमिटेशन भी इसकी तरफ भी लेके जाना है और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात भी बतानी है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात किसको बता रहे हैं असल में? एससीसीबी को। तो वो भूल ना जाइएगा। ये बात समझ आ गई? तो मिस स्टेटमेंट के केस में ओपिनियन हमारा क्वालिफाई, क्लियर होगी बात? आगे सुने। ईयर एंड के बाद हमने एक बंदे से पैसे लेने थे, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? अच्छी बात। उसी बंदे के लिए हमने कोई खसूसी इन्वेंट्री बना के रखी हुई थी, खसूसी इन्वेंट्री। अब बताइए वो जो स्पेशल इन्वेंट्री उसके लिए बना के रखी हुई थी वो बैंकरप्ट हो गया, अब क्या उसको सेल करेंगे? किसी और को सेल कर, किसी और को जो सेल करेंगे वो उसी प्राइस पे करेंगे जो उसके साथ एग्री हुई थी? नहीं भाई, ये तो ऐसी बात हुई, हम फॉर एग्जाम्पल दर्जी का काम कर रहे हैं, किसी ने आके अपना नाप दिया, हमने उसकी शर्ट सी रहे हैं और बाद में पता चला बैंकरप्ट हो गया, तो जो उसे पैसे लेने थे पिछले वो तो गए हुए, अब जो उसके लिए मटेरियल बना के रखा हुआ है अब किसी और को ऐसी थोड़ी दे देंगे, वो कहेगा यार मेरे नाप का ही नहीं है। तो कस्टमाइज इन्वेंट्री जो होती है, जब वो डेटर बैंकरप्ट हो गया, कस्टमाइज इन्वेंट्री भी हमारी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसकी एनआरवी की एडजस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, डेटर बैंकरप्ट हुआ, उसकी अमाउंट की प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए जो इन्वेंट्री रखी थी वो भी ऑब्सोलीट हो गई, उसकी भी एनआरवी की एडजस्टमेंट आएगी। फर्ज कीजिए वो हमारा बहुत बड़ा डेटर था, हमने खुसूसी तौर पे उसके लिए फ्रांस से एक मशीनरी बनाई थी जो वही चीजें बनाती थी जिसकी उसको जरूरत होती थी। अब बताइए वो मशीनरी भी जो उसी डेटर के लिए थी वो भी इंपेयरमेंट होगी कि नहीं उसकी? तो ज़हन में रखें, अगर मेन इवेंट एडजस्टिंग है तो उससे जो रिलेटेड दूसरी चीजें हैं वो भी एडजस्टिंग इवेंट है। मेन इवेंट डेटर बैंकरप्ट हुआ, उसके लिए इन्वेंट्री रखी थी वो भी एडजस्टिंग है, डेटर एडजस्टिंग तो ये भी एडजस्टिंग। और फिर इसके बाद इसके लिए जो फिक्स एसेट खरीदे थे वो भी इंपेयरमेंट लॉस, वो भी एडजस्टिंग। एग्जांपल समझ आए? लेकिन अगर मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो उससे रिलेटेड दूसरी एडजस्टमेंट भी नॉन एडजस्टिंग है, दूसरे इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग। एग्जांपल सुने, ईयर एंड के बाद जल्जला आया, हमारे फिक्स एसेट्स थे कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट कायम रहिएगा, क्योंकि जल्जला वगैरह इसकी कंडीशन तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती। नॉर्मली अटेंटिव होके, नॉर्मली ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो जाए, नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। अगर क्वेश्चन में कह दे ईयर एंड के बाद डेटर की फैक्ट्री में आग लगी थी, वो जिस इलाके में था उधर जल्जला आ गया था और उस वजह से बैंकरप्ट हुआ, अब बताइए भाई जो जल्जला हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग था वो हमारे डेटर के लिए भी तो नॉन एडजस्टिंग ही है। ये नॉन एडजस्टिंग, इसमें भी डेटर बैंकरप्ट हो रहा है, ये नॉन एडजस्टिंग है। ये नॉन एडजस्टिंग क्यों है? क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी थी। अब देखें, ये डेटर की बैंकरप्सी एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, नॉन डिस्क्लोजर देंगे सिर्फ। इसके लिए अगर इन्वेंट्री रखी हुई थी उसकी एडजस्टमेंट करेंगे? उसकी भी एडजस्टमेंट। मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग तो रिलेटेड भी नॉन एडजस्टिंग। अगर इसके लिए फिक्स एसेट रखे हुए थे, मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग तो रिलेटेड भी नॉन एडजस्टिंग, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो यहां स्टूडेंट बाजू का कहते हैं सर वो डेटर तो बैंकरप्ट हुआ ये इन्वेंट्री को क्यों किया हमने एडजस्टिंग इवेंट? इसलिए कि इन्वेंट्री उसी डेटर के लिए रखी हुई थी। भी ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन आगे आएगा, हम उसमें ये कंसेप्ट आई कि आपने पूछा हुआ है कि अगर हमारा कस्टमर ईयर एंड के बाद बैंकरप्ट हो, किस वजह से? वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो कहता है मैं देखूंगा स्टूडेंट से एडजस्टिंग करते हैं कि नॉन एडजस्टिंग करते हैं। तो वो इवेंट एडजस्टिंग हो गया नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। ज़हन में रखिएगा, उधर जाके आपने गलती करनी है, वहां दोबारा ये डिस्कस करेंगे। भाई ये बात समझ आती है जी? वन बाय वन। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वही किया हमने। ये असल में 80,000 में हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट से कम करके उसे एनआरवी पे ला रहे हैं। जी मेरे भाई इधर क्वेश्चन था। ये कैसे पता चलता है, एग्जाम में बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, प्रैक्टिकली कैसे पता चलता है प्रैक्टिस में जाके सीखेंगे। सुने एग्जाम में कैसे पता चलता है, अगर ये वो इतना सिर्फ क्वेश्चन में बता दे ये एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया तो ये एडजस्टिंग है, क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ इतना बताया डेटर बैंकरप्ट हो गया, एडजस्टिंग। अगर वो बताए कि डेटर बैंकरप्ट हुआ और कहे कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ, तो जहन में रखे नेचुरल डिजास्टर जहां आ जाते हैं हमेशा नॉन एडजस्टिंग होते हैं। अब डेटर बैंकरप्ट हो रहा है लेकिन ये अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसकी फैक्ट्री तबाह हो गई और बैंकरप्ट हो गया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात जी। आगे चलते हैं, इसके बाद इसको इरेज कर दूं। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा वॉल्यूम 2 में से। वॉल्यूम 2 वाला क्वेश्चन सामने रखे अपने। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज आपको एनालिटिकली दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन उसने बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 सिचुएशन दी, जरा एनालिटिकली सोचिएगा एग्जामिनर कंसेप्ट कैसे टेस्ट करता है। 3 सिचुएशन दी, एक के ऊपर वो एमसीएस मैटर की तरफ लेके जा रहा है, एक में स्कोप लिमिटेशन की तरफ लेके जा रहा है और एक में मिस स्टेटमेंट की तरफ। और मिस स्टेटमेंट भी उसने सिंपल नहीं रखी, उसने कहा मैं 2 ऐड कर देता हूं, देखता हूं स्टूडेंट वो एग्रीगेट वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि नहीं। देखें, यानी क्वेश्चन जब आएगा प्रोबेबली आपको उसमें भी वो वैरायटी ऑफ कंसेप्ट टेस्ट कर रहा होगा। आगे सुने, मर्करी लिमिटेड वाले में उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी मटेरियलिटी की। नेक्स्ट सेकंड वाली सिचुएशन में उसने हमें प्रॉफिट दिया कि भी मटेरियलिटी कैलकुलेट करो, और तीसरी सिचुएशन में उसने हमें खुद से मटेरियलिटी दे दी, यानी मटेरियलिटी को भी सामने रख के उसने डिफरेंट केस बना दिए। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा कि इस तरह वो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो मिनिमम सिचुएशन में मैक्सिमम कंसेप्ट्स आपके टेस्ट करे। अब आते हैं वॉल्यूम 2 में, चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था असाइनमेंट में? 16। आ जाइए 16 पे। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपका टीचर गलती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता, इंसान है, गलती क्यों नहीं कर सकता? क्या आई कैप गलती कर सकता है? नहीं, ये आई कैप हर दफा आपको फेल करके गलती नहीं करता क्या? गलती करता है ना, तो आई कैप भी गलती कर सकता है। अच्छा बताइए, अगर कभी मेरी बात में और आई कैप की बात में कंफ्लिक्ट आ गया तो आप क्या करेंगे? शायद आपसे यही उम्मीद थी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर कभी कंफ्लिक्ट आए तो यूजर्स को थर्ड पार्टी किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन आप चूंकि स्टूडेंट है, इसलिए स्टूडेंट के लिए रूल ये होता है कि उन्होंने अपने रेलिवेंट टीचर की बात को मानना होता है। ठीक है, मैंने आपको लेके चलना है ना भाई, इधर क्लास में बैठे हैं तो कोई इत्मीनान करके बैठे हैं ना, तो फिर जब एक दफा इत्मीनान कर लेते हैं तो फिर पूरा इत्मीनान करते हैं। अब सुने, आगे चलें। तो अगर कभी कंफ्लिक्ट आता है तो आपने क्या करना है? क्योंकि आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे। हाँ, अगर मेरी बात के अलावा कोई और बात फॉलो करेंगे तो फिर जिम्मेदारी मेरे पे नहीं होगी। चले आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 16। मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ये सबसे पहले के देख के लग रहा है कि ये केस स्टडी है, आई कैप के क्वेश्चन बैंक से उठाई है। क्वेश्चन बैंक में नंबर है 157B। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए किस लफ्ज से पता चला ये ऑडिट रिपोर्ट का, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सिचुएशन पढ़ते हैं वन बाय वन। कहते हैं एज द एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ एप्रिकॉट इंजीनियरिंग लिमिटेड। द ऑडिट टीम हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स इन द वर्किंग पेपर। कुछ मैटर्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अबव मैटर्स का हमने इफेक्ट बताना है। अच्छा मुझे यह बताइए, क्लाइंट है एप्रिकॉट इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक क्लाइंट है, एक कंपनी, उसकी 4 सिचुएशन दी हैं। तो मैं ऐसा करता हूं प्रैक्टिकली, तो हम क्या करते हैं, एक क्लाइंट की जितनी भी सिचुएशन होती है उन्हें इकट्ठा एक ही ओपिनियन देंगे ना।
तो मैं एग्जाम में भी क्या करता हूं, क्लाइंट एक ही है, इसकी सारी सिचुएशन को इकट्ठा करके एक ही ओपिनियन दे देता हूं। अरे गलत है ये। हमने हर सिचुएशन को, आपको यही बताया था, हर सिचुएशन को अलग अलग एड्रेस करना है। हाँ, किसी एक सिचुएशन में अगर 2 मिस स्टेटमेंट आ जाए उनको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को इकट्ठा नहीं करना। ये पहले पार्ट अलग सिचुएशन है, दूसरा पार्ट अलग सिचुएशन है, तीसरा पार्ट अलग सिचुएशन है, चौथा पार्ट अलग सिचुएशन है। पहला पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कंपनी हैज इशूड ए बैंक गारंटी टू वन ऑफ इट्स रिलेटेड पार्टीज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद बैंक गारंटी इशू की। नो डिस्क्लोजर इन दिस रिगार्ड हैज बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये रेंट के बाद बैंक गारंटी रिलेटेड पार्टी को इशू करें, डिस्क्लोजर आना चाहिए? भाई पक्की बात है, आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, ये जब हमने डिस्क्लोजर आना चाहिए, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये मिस स्टेटमेंट है। क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये क्या है? इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो। अच्छा, अगली बात सुने। आई कैप के सोल्यूशन में जो क्वेश्चन बैंक में है, लिखा हुआ है कि इसमें कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। हालांकि 2 रीजन, एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इस वजह से भी डिस्क्लोजर आना चाहिए। दूसरा, बैंक गारंटी इशू किया ये रेंट के बाद, IAS 10। अब जब आई कैप ने कहा, मैंने कहा यार ये तो आना चाहिए, फिर IAS 10 जाके देखा, IAS 10 ने कुछ एग्जांपल दी हुई है, आपने पढ़ा होगा। एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल में क्लियर एग्जांपल मौजूद है, IAS 10 में जाके पढ़ लीजिएगा एग्जांपल वाले पैराग्राफ में, कि ये रेंट के बाद अगर बैंक गारंटी इशू की जाए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर शक शुबा है आपको, IAS 10 में जाके आप देख सकते हैं कि बैंक गारंटी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आई कैप के सोल्यूशन के मुताबिक कोई इफेक्ट नहीं होगा रिपोर्ट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन हमारे सोल्यूशन के मुताबिक IAS 10 कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, आना चाहिए था, नहीं दिया तो मिस स्टेटमेंट है। क्लियर हो गई ये बात? फर्क आ गया। अब मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है, आपकी मर्जी है, चाहे आई कैप को ठीक माने चाहे मुझे, ठीक है, वो आपकी अपनी जजमेंट है। मैंने आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। आगे चलते हैं सेकंड पे। ये पहला केस समझ आ गया। सेकंड, AEL हैज पेड ए डिविडेंड आफ्टर मेनी ईयर्स। बताइए, कई सालों के बाद डिविडेंड पे करना क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट, कंपनी की मर्जी है, जब चाहे पे करे, जब चाहे ना करे। कह रहा है ज़कात हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल ज़कात फंड। हाँ, जब डिविडेंड पे करते हैं आपको पता है 2 चीजें काटती है कंपनी, एक टैक्स और एक ज़कात। अच्छा, ज़कात अगर उन्होंने डिडक्ट की, क्या हर कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करनी होती है? हर कंपनी ने, भाई जो डिविडेंड पे करेगी वही ज़कात डिडक्ट करेगी ना, और जो डिविडेंड पे नहीं किया वो ज़कात डिडक्ट, ऐसे ही है। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड पे ही नहीं किया हुआ, हम उसकी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं ज़कात के बारे में? भाई ज़कात का ओपिनियन तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, ज़कात की बात लिखनी तो जरूर है कोई ना कोई। अगर कंपनी ने डिविडेंड पूरे साल में पे ही नहीं किया, हम क्या लिखते हैं? नो ज़कात वाज डिडक्टेबल। और अगर डिविडेंड पे किया है, हमने देखना होता है ज़कात डिडक्ट की कि नहीं की, और सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाई कि नहीं करवाई। अब बताइए, यहां पे डिविडेंड पे नहीं किया कि किया है? तो हमने क्या ये बताना है कि ज़कात डिडक्ट हुई कि नहीं, डिपॉजिट करवाई कि नहीं करवाई? तो बताइए इस केस में हमारी रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? हम लिखेंगे ज़कात एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ वाले सेक्शन में, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में, रिस्पांसिबिलिटी वाले में, कि ज़कात हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। एक वैसे में उसने कहा डिडक्ट की, डिपॉजिट नहीं करवाई। हमने कहा अच्छा डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। एक में कहा डिडक्ट नहीं की, डिपॉजिट करवा दी अपने जेब से। हमने कहा अच्छा नॉट डिडक्टेड बट डिपॉजिटेड। कोई फर्क समझ आ रहा है? ज़कात में 2 चीजें बतानी होती हैं, डिडक्ट किया कि नहीं, डिपॉजिट करवाया कि नहीं गवर्नमेंट को। ये तो नहीं डिडक्ट करके जेब में रख लेंगे पैसे कंपनी। तो इस केस में डिविडेंड पे किया, ज़कात डिडक्ट की, हमारी रिपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमोडिफाइड है,
लेकिन ज़कात वाले ओपिनियन में क्या लिखेंगे, ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। भी समझ आई बात? इसका मतलब है लाजमी नहीं हर सिचुएशन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन वाली हो। भाई कोई सिचुएशन एमसीज ऑफ मैटर वाली भी हो सकती है, कोई अदर मैटर वाली भी हो सकती है, कोई अदर मैटर वाली भी हो सकती है, कोई एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली भी हो सकती है, कोई गोइंग कंसर्न वाली भी हो सकती है। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थर्ड, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड ए मेजर डेब्टर हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, company expect to recover only 20% of the outstanding amount. Management has refused to make a provision but is ready to disclose the fact by way of a note. Adjusting event है भाई, ये सबसे ज्यादा और सबसे आसान यही एडजस्टमेंट है। सबसे ज्यादा क्या आपने ये टेस्ट किया एडजस्टिंग इवेंट में, लेकिन अब आई कैप थोड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट, जैसे रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इस तरफ भी आ रहा है, जैसे मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद रिपोर्ट के बाद इस तरफ भी आ रहा है क्या। तो हमने सारी एग्जांपल्स याद रखनी है। एडजस्टिंग नई क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया तो क्या है, इफेक्ट मटेरियल है तो परवेसिव है तो। फोर्थ, with effect from January 1, 2010, AEL has changed the method of charging depreciation on its fixed assets from straight line to diminishing balance method. Depreciation method क्या किया, straight line से diminishing balance पे आ गए। और दूसरा काम क्या किया, revised its estimate of useful life of vehicle from 6 years to 4 years, लाइफ भी रिवाइज कर दी। अब सुने, दूसरे वाले में तो कह रहा है ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट है, एस्टिमेट अगर सही रिकॉर्ड कर लिया है तो मिस स्टेटमेंट है, वो यही कह रहा है सोल्यूशन में कि एस्टिमेट सही रिकॉर्ड कर लिया तो कोई मिस स्टेटमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन। अब मुझे जरा इन दोनों एग्जांपल्स को पढ़ के बताएं, एक में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, एक में एस्टिमेट्स जो है यूजफुल लाइफ का वो रिवाइज हो रहा है। बताइए कौन सा चेंज इन एस्टिमेट है, कौन सा चेंज इन पॉलिसी है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऊपर वाला चेंज इन पॉलिसी और नीचे वाला चेंज इन एस्टिमेट है? कितनों का ख्याल है दोनों चेंज इन पॉलिसीज हैं? कितनों का ख्याल है दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं? सुन ले भाई, ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं, दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं। डेप्रिसिएशन में अक्सर स्टूडेंट की ये मिसकंसेप्शन होता है कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड चेंज इन पॉलिसी है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टिंगली जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है ना, इन्होंने IFRS अडॉप्ट नहीं किए फुली अभी। ये इंडिया हो गया, USA, चाइना, रशिया, इनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप इंडियन बुक्स पढ़े ना, इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होगा, चेंज इन पॉलिसी है। लेकिन IFRS क्या कहता है, वो कहता है लाइफ चेंज हो या मेथड चेंज हो या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो, ये सारे चेंज इन एस्टिमेट्स होते हैं। ये मुझे इसलिए भी याद है, कंफर्म है, क्योंकि जब मेरे आर्टिकल्स बिग 4 में इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो इंटरव्यू में उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बताओ डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ, एस्टिमेट है या पॉलिसी है? एस्टिमेट, क्योंकि मैंने फॉर्चुनेटली इंडियन बुक भी पढ़ी थी, IFRS भी पढ़े थे। ठीक है, तो बहरहाल चले छोड़े, मैं मकसद ये नहीं है, छोड़े वापिस आते हैं। अच्छा, यहां पे जहन में रखिएगा ICAP के सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है भला? ये इतनी कहानी क्यों सुनाई आपको? ICAP के सोल्यूशन में उसने ये लिखा हुआ है ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। एक गलती ये की। अच्छा आगे सुने, इस एक में उसने 2 गलतियां की हैं। पहले बताया, उसने कहा ये चेंज इन काउंटिंग डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ ना, ये चेंज इन एस्टिमेट है। असूली तौर पे हमारा सोल्यूशन क्या बनता है, ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट है, दोनों अगर रीजनेबली रिकॉर्ड कर दिए कंपनी ने, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, ये है सोल्यूशन। ICAP एस्टिमेट वाले में तो यही करनी चाहिए, लाइफ वाले में यही कह रहा है, लेकिन मेथड ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हुआ, इसमें ICAP कह रहा है काउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट नहीं है, जो कि गलत, पहली गलती। और फिर दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है, दूसरी गलती क्या कर रहा है जरा गौर से सुनिएगा, कि ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा कि काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई। ये दूसरी गलती। याद रखें,
अगर फर्ज कीजिए ये काउंटिंग पॉलिसी है भी, फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इसको हमने रिपोर्ट में ये नहीं लिखना कि काउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर दिस, बल्कि इसको की ऑडिट मैटर में लिखना होता है। ये रिसेंट रिवीजन आई है, ये कुछ अर्सा पहले। अब आईकैप का ये क्वेश्चन है, ये पुराने रूल्स के मुताबिक इसका सोल्यूशन बना उसने। असूली तौर पे होना क्या चाहिए, जब कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाए तो जो क्वेश्चंस है वो नए स्टैंडर्ड के मुताबिक सोल्यूशन बनना चाहिए कि पुराने के मुताबिक। आईकैप को असूली तौर पे या तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डालना ही नहीं चाहिए था, या अगर डाल दिया तो इसे नए रूल्स के मुताबिक रिवाइज करना चाहिए था, करेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया। तो ये फर्क आएगा आपको आईकैप के क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन में और हमारे वाले सोल्यूशन में। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, याद रखें। अब पहले पुराने जमाने में रिक्वायरमेंट होती थी, काउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो आपने उसके एक्सेप्शन को रेफर करना। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम काउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो हम किस तरफ लेके जाते हैं इसको, की ऑडिट मैटर की तरफ। भाई जो बात कही समझ आई? चलिए, तो इसमें बताइए डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ, एस्टीमेट में चेंज है या काउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? एस्टीमेट में चेंज है। ठीक है, वैसे आप मजीद तसल्ली के लिए अपने रेलिवेंट काउंटिंग टीचर से भी पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी की मिसाल दे देता हूं, लेकिन वादा करो कि फिर सारी उम्र याद रखोगे। सुन लो, पहली एग्जांपल से वेटेड एवरेज पे गए, क्या है ये? चेंज। लेकिन ये वो एग्जांपल है जो आईकैप टेस्ट नहीं करता। अब वो एग्जांपल सुने जो आईकैप टेस्ट करता है। अगर कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन पे गए तो ये भी चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। इस एग्जांपल को खास तौर पे याद रखिएगा, आगे चल के कुछ जगहों पे ये यूज करेंगे हम। चलिए 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लोज कर दे। अब चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं, वैसे भी आसान था कल वाला एमसीक्यू मैटर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जहन में है, रीडिंग की और घर जाके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ काउंट। जी बिल्कुल, देखिए जब कभी कोई नया काउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है ना, उसकी एक एप्लीकेशन डेट होती है जो नॉर्मली 3-4 साल के बाद वाली रखी होती है। ये बाद में रखने के पीछे आइडिया क्या होता है कि लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उन्हें कहा होता है अप्लाई करना रिक्वायर्ड है 4 साल बाद, लेकिन अगर पहले अप्लाई करना चाहे उसकी इजाजत भी है। तो अगर, अब बताइए कंपनी कैसे फैसला करेगी कि उसने पहले अप्लाई करना है कि नहीं करना? वो देखेगी प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट है। अगर पहले अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके, जो भी नया स्टैंडर्ड है उसको अडॉप्ट करके प्रॉफिट बढ़ रहा हो तो वो अर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं। अब क्या हमें एज ऑडिटर बताना नहीं चाहिए कि यूजर भाई सुनो, ये जो प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया ना, इसके पीछे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस नहीं है, इसके पीछे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हाथ है। तो ये बताने के लिए हम ये एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करें। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहे हैं मेरे भाई? हाँ भाई, ईयर एंड के बाद कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो जाए, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ है। जैसे आग लग गई, हमारे फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो गए तो वो क्या होगा? एमसीक्यू मैटर। वो कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 10 था, उसका पार्ट बी था प्रोबेबली, जिसमें वो जहाज डूब जाता है। वो ईयर एंड के बाद डूबा था, ईयर एंड के बाद डूबा। एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग? डिस्क्लोजर आएगा कि नहीं आएगा? तो एज ऑडिटर हमने क्या करना है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। ये है सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट which occurred after the balance sheet date but before audit report is signed। क्योंकि अभी ऑडिट चल रहा है ना, जाहिर है ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद जो मर्जी होता रहे, वो फिर हम तो घर चले जाते हैं। ये चीज है, यही चीज है। मेजर डिजास्टर एक एग्जांपल है सब्सिक्वेंट इवेंट की। ठीक है जी,
और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। तो सर कंपनी का अगर वो एक्सपेक्टेड कंपनी केस आते थे तो दो ऑडिट रिपोर्ट की दो एरियाज पर इम्पैक्ट जा रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी में। इसके तरफ मैं आता हूं, ये इसका आंसर जो है मैं इस हिस्से में देना है मैंने, कि क्या एक इवेंट जो है उसका इफेक्ट रिपोर्ट में दो जगहों पे जा सकता है। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है ना, ये इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये सारी डायग्राम है, ठीक है। इसके तरफ मैं भी आता हूँ लेक्चर के दूसरे हिस्से में। जी मैम। लफ्ज रिवाइज होना, चेंज होना एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कोई क्वेश्चन? आज के लेक्चर की तरफ चलें। देखिए अभी तक हमने कंसेप्ट क्या सीखा, कल का लेक्चर जो था वो एमसीक्यू मैटर पे बेस कर रहा था। उसमें हमने ये स्टार्ट यहां से लिया था कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर, कोई इशू ना तो मिस स्टेटमेंट होती है और ना ही स्कोप लिमिटेशन, लेकिन फिर भी वो यूजर्स को बता देना बेहतर है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो एमसीक्यू मैटर में उसे बता सकते हैं या उसे अदर मैटर में बता सकते हैं। कल हमने ये पढ़ा कि कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए एमसीक्यू मैटर आएगा। आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से इश्यूज एग्जाम्पल हैं जिन केस में अदर मैटर आएगा। तो हमारा सीखने का जो पैटर्न है वो वही होगा जो हमने एमसीक्यू मैटर में रखा था। यानी पहले हम सीखेंगे उसकी डेफिनेशन या जनरल रूल कह ले कि किस सिचुएशन में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे सीखेंगे, ताकि अगर वो केस स्टडी में इन एग्जांपल में से कोई सिचुएशन बनाता है तो हम उसे बता सके कि यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद उसकी प्लेसमेंट देखेंगे कि रिपोर्ट में उसको किस जगह पे प्लेस किया जाता है। और एंड में जैसे हमने एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल जो है वो कल एक पढ़ी थी, आज अदर मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल पढ़ेंगे। इस चीज को सामने रख के कि हो सकता है कि आप हमसे ड्राफ्ट करवा लें। हम ये 2-3 लाइनें होती हैं, इनको याद भी कर लेंगे, जिस तरह हमने एमसीक्यू मैटर की प्रोबेबली याद कर ली होगी एग्जांपल। तो सबसे पहले अदर मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन या रूल, अदर मैटर पैराग्राफ कब दिया जाता है। देखिए वो क्या कहता है, कहता है अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट a matter which is not required to be disclosed in financial statement but is relevant for users understanding of audit, auditor's report, auditor responsibility, provided matter is not prohibited by law to communicate, provided matter is not a key audit matter। ठीक है, ये उसने हमें रूल बताया। फिर से देखते हैं इसको कहना क्या चाह रहा है। स्टार्ट कहां से करता है, कहता है अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूड। देखिए स्टार्ट उसका वही है जो एमसीक्यू मैटर का था। एमसीक्यू मैटर पढ़ा, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू, यहां तक वही था। अब सुनिए अदर मैटर क्या कहता है, अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट। उधर क्या था ड्रॉ, इधर क्या टू कम्युनिकेट ए मैटर which is not required to be disclosed in financial statements। उधर क्या था एमसीक्यू में required to be disclosed, इधर क्या है भाई, उधर क्यों था required to be disclosed, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा था। इधर क्यों है not required to be disclosed, क्योंकि इधर ऑडिट से रिलेट कर रहा है, which is not required to be disclosed। इसके बाद आगे but which is relevant for users अंडरस्टैंडिंग, लेकिन रेलिवेंट उधर क्या था फंडामेंटल है, इधर क्या है रेलिवेंट है। अच्छा किससे, फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उधर क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्क समझ आया, फर्क देखें किससे इसका, पहले टू विच कंसीडर नेसेसरी टू कम्युनिकेट मैटर, कम्युनिकेट विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। दूसरा फर्क, बट इट इज रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये 4 की वर्ड्स हैं जो आप डिफरेंशिएट करेंगे एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन को अदर मैटर की डेफिनेशन से। फिर इसके बाद उसी तरह प्रोवाइडेड, उधर भी तो प्रोवाइडेड था, कह रहा है प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कह रहा है लेकिन ध्यान रखो भाई, कोई ऐसा मैटर रिपोर्ट में ना डाल देना जो लॉ ने मना किया हुआ है।
जो लॉ ने मना किया हुआ है। मसलन लॉ ने एक जगह पे ये कहा है, हमारे सिलेबस में वो स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, और एक छोटा सा फ्रॉड से लिंक कर रहा है। कहता है अगर कभी आपको पता चले ना कि कंपनी फॉर एग्जांपल किसी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में कोई इलीगल काम कर रही है, कोई फ्रॉड वगैरह में बड़ा इशू है, तो आपने मैनेजमेंट को नहीं बताना कि देखें सर हमने आपका फ्रॉड, आपकी इलीगल एक्टिविटी पकड़ ली। आपने चुप करके आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है। अब देखें अब मुझे बताएं, हमें अगर इलीगल एक्टिविटी नजर आती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं बताना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो हम क्या करें, हम कहें यार रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑफिस में कौन जाए, दूर है, हमने रिपोर्ट देनी तो है, रिपोर्ट में अदर मैटर में डाल देते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए, वो मैनेजमेंट को भी पता चल जाए, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने से पहले वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे। तो बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? अब बताइए कि क्या इस तरह का मैटर जो कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, ठीक है, वो अदर मैटर में आना चाहिए? नहीं आना, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और दूसरा प्रोवाइडेड क्या है, मैटर इज नॉट ए की ऑर्डर्ड मैटर। भाई ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर वो की ऑर्डर्ड मैटर है, वो की ऑर्डर्ड मैटर में जाएगा, इधर थोड़ा ही आएगा, इधर थोड़ा ही आएगा। भी समझ आई बात के? ठीक है, फिर देख लें, अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी to communicate a matter which is not required to be disclosed in financial statement but is relevant to user understanding of audit, auditor report, auditor responsibility, provided communication not prohibited, not key audit matter। ये बात समझ आई? आपने कहा सर डेफिनेशन तो समझ आ गई, एग्जाम में अगर 2 नंबर के साथ पूछेगा छाप देंगे, लेकिन अगर केस स्टडी में पूछ लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस इशू के ऊपर अदर मैटर पैराग्राफ देना, किस पे नहीं? मैंने कहा ये एग्जाम्पल्स। अच्छा पहली एग्जाम सुने, कौन सी एग्जाम्पल? अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई ना, जो एग्जाम में नॉर्मली नहीं होती, अगर किस्मत अच्छी तो एग्जाम में वो कहेगा मुझे सिर्फ 3 नंबर में कहेगा 3 एग्जाम्पल्स दे दो उन सिचुएशन की जिनमें अदर मैटर पैराग्राफ आता है। लेकिन ज्यादा चांस क्या है, वो केस स्टडी बना के 3-4 सिचुएशन बनाएगा, किसी एक में इनमें से कोई एक सिचुएशन चेक कर लेगा। तो सबसे पहले वो सिचुएशन जो आई कैप ने सबसे ज्यादा पूछी हुई है कि कब अदर मैटर दिया जाता है, कहता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड क्या होता है, पिछला साल, प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुई, ये ऑडिट हुई तो सही, किसी और ने ऑडिट की। मुझे बताइए, आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बैठे हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है सिर्फ इस साल की फिगर आती है कि कंपैरेटिव भी आता है? हम एज ऑडिटर इस साल की फिगर को वेरीफाई करते हैं कि कंपैरेटिव को भी फिगर वेरीफाई करना है, इस साल की फिगर। तो मुझे बताइए, अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं, ये ऑडिट किया लेकिन किसी और ने किया, क्या पिछले साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी में शामिल है? कोई शामिल नहीं है। तो क्या मुझे यूजर को यह बता देना चाहिए, भाई सुनो इस साल की तो मैंने ऑडिट किया फिगर, पिछले साल की मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है? बता, कैसे बताएंगे हम? बोला अदर मैटर पैराग्राफ। अब बात समझ आई? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, किसी और ने ऑडिट, या ऑडिट ही नहीं हुई थी या किसी और ने ऑडिट की थी। अदर मैटर क्यों देते हैं? बताने के लिए कि भैया किसी और ने किया, हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ आ गई बात? दूसरी एग्जांपल, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन 1 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन 1 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी एक ही है, ये नहीं कि कंपनी डिफरेंट है, वरना तो ऑडिटर हो सकता है कि वो 50-60 एक साल में रिपोर्ट इशू करता हो। कंपनी एक है। अच्छा, उस कंपनी में भी ऐसे नहीं है कि पिछले साल का एक सेट और दूसरा सेट इस साल का, ये नहीं, कंपनी भी एक, साल भी एक, यही साल इसकी 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी और दोनों सही है, ये भी नहीं पुरानी गलती नहीं, दोनों 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। ये है व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन 1 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, कंपनी भी एक, साल भी एक और उसकी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। एग्जांपल सुने,
क्या ऐसा पॉसिबल है पाकिस्तान में एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो किसी फॉरेन, फॉर एग्जाम्पल यूएसए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है? पॉसिबल है? क्या हमने उस कंपनी ने पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के स्टॉक एक्सचेंज में भिजवानी है? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे जो पाकिस्तान में है कि जो यूएसए में है? पाकिस्तान का फ्रेमवर्क। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा फ्रेमवर्क रहेगा? जो कि आईएफआरएस। अच्छा, अगर क्या इस कंपनी ने यूएसए वाली होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है ताकि वो कंसोलिडेशन करे, तो बताइए कंसोलिडेशन के लिए यूएसए वाली कंपनी जो अपनी यूएस गैप के मुताबिक फाइनेंशियल, यूएस के असूलों के मुताबिक फाइनेंशियल बना रही होगी, उसको आईएफआरएस वाली भिजवाएंगे सेट कि उसे यूएस गैप वाला बना के भिजवाएंगे? कंसोलिडेशन आपने पढ़ी है, उधर होता है कि मुझे सिमेट्री कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह में, तो यूएस गैप वाला बनाएंगे। अब देखिए बात समझ आई कि उसी कंपनी का उसी साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक है और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक। अब मैंने उस कंपनी का नाम, मैं यूजर हूं नॉर्मल पाकिस्तान में बैठा, कंपनी का नाम टाइप किया गूगल पे, कहा एनुअल रिपोर्ट, ठग करके ऑडिटर रिपोर्ट सामने आ गई और दो रिपोर्ट्स है। अब मैं दोनों को देख के हैरान परेशान बैठा हूं। भाई नेट पे तो दोनों आ जाएंगे ना, वो तो आपने दुनिया के किसी कोने में भी दी हो, वो कंपनी वही, साल वही, ऑडिटर भी वही, एक तरफ प्रॉफिट कोई और है, दूसरी तरफ प्रॉफिट कोई और है। भाई परेशान हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? क्या यूजर्स को इस परेशानी से बचाना चाहिए? कैसे बचाएंगे? अदर मैटर पे, इधर वाली में भी ऑडिटर अदर मैटर देगा, उधर वाली रिपोर्ट में भी अदर मैटर देगा, ताकि इधर वाला भी कंफ्यूज ना हो उधर। अब समझ आई? व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं समझ आई? चलिए शाबाश। अब मुझे पक्का पता है कल दोबारा पूछेंगे आप, है? आगे चलते हैं। तीसरी, व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स, अच्छा स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना, इसकी रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाती, जनरल पब्लिकली होती है। अगर बैंक वाला कहे भाई ऑडिट करवा के लो फिर लोन मिलेगा, तो क्या हम उसके लिए अगर ऑडिट कर रहे हैं तो रिपोर्ट में ये लिख सकते हैं कि भैया ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए है और किसी बंदे को डिस्ट्रीब्यूट ना की जाए, फॉरवर्ड ना की जाए, वरना हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई कैसे लिखेंगे? अदर मैटर पे आएगा। स्टूडेंट कहने लगा सर एड्रेसिंग में अगर हम लिख दें कि बैंक, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है बैंक के लिए है। मैं कहा नहीं, फिर बैंक तो आगे किसी और को दे सकता है ना, तो हम समझ लें डबल चेक के लिए, डबल सिक्योरिटी के लिए भाई नीचे एहतियातन लिख क्यों ना दे खास तौर पे, ठीक है, कि दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर बैंक नॉट फॉर अदर पर्पस। समझ आई? व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तीनों ठीक कर दूं? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। प्लेसमेंट रिपोर्ट में किस जगह आपको अदर मैटर पैराग्राफ नजर आएगा? सबसे एंड में, यानी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और अदर जो रिक्वायर्ड बाय लॉ ओपिनियन होते हैं, अदर रिपोर्टिंग, उसके भी बाद एंड में आखिरी पैरा जो रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है ना, अगर रेलिवेंट हो तो वो अदर मैटर है। ठीक है जी मेरे भाई जो कॉर्नर पे बैठे हैं, पहले भैया ये मुझे बताइए आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ये जरा इसको गौर से पढ़ें और फिर आपने मुझे बताना है कि ये पैरा कौन से वाली एग्जाम्पल का बना है, पहली, दूसरी के तीसरी, पढ़ के बताना है। हाँ पहली वाली क्या कह रहा है भैया? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, पिछला साल, वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, किसी और ने ऑडिट किया था। फिर ये भी बता रहा है उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, और ये भी बता रहा है रिपोर्ट की डेट क्या थी। तीन चीजें बता रहा है ऑडिटर अदर मैटर में। मैंने नहीं, पिछले किसी और ने ऑडिट किया। टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दिया, किस डेट को दिया, तीन चीजें बता रहा है।
तो क्या हमें इस सिर्फ एग्जाम्पल को याद करना चाहिए कि इस पैराग्राफ को भी याद कर लेना चाहिए? जी मैं दोनों को याद है, 2 लाइनें हैं 2.5 लाइनें हैं, क्या फर्क पड़ता है? आई कैप हो सकता है ड्राफ्टिंग पूछ ले। क्या एमसीक्यू मैटर की सिर्फ एग्जाम्पल याद करनी है या पैराग्राफ भी याद कर लेना है? 2-3 लाइनें, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है आई कैप ड्राफ्टिंग पूछ ले। भाई ये बात समझ आ गई आपको? यहां पे रीडिंग करना चाहते हैं कि अगली बात बता दो? पक्की बात है? चले, क्वेश्चन पूछा। अच्छा मुझे बताएं, टेक्निकली स्पीकिंग ओपिनियन, लफ्ज ओपिनियन में और लफ्ज रिपोर्ट में फर्क है? केस स्टडी तो करते हुए वो चाहे इंपैक्ट ऑन ओपिनियन पूछे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, हम उसे पूरा रिपोर्ट में इफेक्ट बताते हैं। लेकिन टेक्निकली आपसे पूछ रहा हूं, क्या फर्क है? रिपोर्ट बड़ी पूरी सारी की सारी रिपोर्ट, ओपिनियन उसका एक पैरा। अच्छा, वो कहता है रिपोर्ट मॉडिफाइड भी होती है, अनमॉडिफाइड भी होती है। ठीक, कहता है रिपोर्ट मॉडिफाइड कब होती है? हमने कहा 2 रीजंस हैं। रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है 2 रीजंस की वजह से। रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से, दूसरा अदर मॉडिफिकेशंस की वजह से। रिपोर्ट कैसे मॉडिफाई हो सकती है? ओपिनियन मॉडिफाई होने की वजह से या अदर मॉडिफिकेशंस की वजह से। रिपोर्ट कितनी रीजन की वजह से मॉडिफाई हो सकती है? पहली रीजन क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन, अदर मॉडिफिकेशन। एग्जाम में उसने क्वेश्चन पूछा, क्या मॉडिफाइड ओपिनियन के अलावा कोई रीजन है कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाए? हमने कहा बिल्कुल है ना। क्या? अदर मॉडिफिकेशंस। भाई कंसेप्ट समझ आया? तो रिपोर्ट 2 रीजन की वजह से मॉडिफाई हो सकते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, अदर मॉडिफिकेशन। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होती है जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है, उसमें अगर मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाए हम उसे कहते हैं ये मॉडिफाइड रिपोर्ट, और अगर कोई और मॉडिफिकेशन आ जाए फिर भी उसे मॉडिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है। अब बताइए मॉडिफाइड ओपिनियन कब आता है? जब कोई मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन। अदर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? जब रिपोर्ट में एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ आ जाए या अदर मैटर आ जाए या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आ जाए या की ऑडिट मैटर आ जाए या एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ आ जाए, इनमें से कोई एक भी अगर सेक्शन आ गया, पैरा आ गया, तो हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई। भाई ये बात समझ आई? नहीं समझ आ रहे? फिर से सुने। मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट 2 रीजंस की वजह से हो सकती है, मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से, अदर मॉडिफिकेशन की वजह से। मॉडिफाइड ओपिनियन कब होगा? जब मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी। अदर मॉडिफिकेशंस कब होंगी? जब एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी या की ऑडिट मैटर या एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये मॉडिफाई हो रहे हो। क्लियर हुई बात? अब सुनिए, हर मॉडिफिकेशन की अपनी अपनी लिस्ट है। हर मॉडिफिकेशन की अपनी अपनी लिस्ट है। चलें आगे चलने से पहले मैं देखना चाहता हूं कंसेप्ट आपने समझा कि नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओपिनियन तो मॉडिफाइड ना हो लेकिन रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाए? हाँ, अब मेरी तसल्ली हुई। बिल्कुल है। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिखनी थी? यही तो सिखा रहा था। बिल्कुल ठीक है। अब आगे सुने, आगे चलते हैं थोड़ा कंसेप्ट। मिस स्टेटमेंट की अपनी लिस्ट है, हर सिचुएशन की अपनी लिस्ट है। मिस स्टेटमेंट की, स्कोप लिमिटेशन की, एम्फेसिस ऑफ मैटर की, अदर मैटर की अपनी लिस्ट है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की अपनी लिस्ट है, की ऑडिट मैटर की अपनी लिस्ट है, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ की अपनी लिस्ट है।
कुछ हमने पढ़ ली, कुछ नहीं पढ़ी। की ऑर्डर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी, ये नहीं पढ़ी हमने, बाकी की लिस्ट सारी पढ़ ली है। हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है। याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कसम है आपको, आज के बाद आपने जब लिस्ट याद करनी है ना, कभी आपने मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी, कभी मिस क्लासिफिकेशन। भाई मिस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि ये ना हो वो लिस्ट बन रही अदर मैटर की है लिस्ट और आप कहें मिस स्टेटमेंट है, या है स्कोप लिमिटेशन की आइटम, आपके एमसीजो मैटर है गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, आप कहते हैं की ऑडिट मैटर है। हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है, आपने मिस क्लासिफाई नहीं करना, मिस क्लासिफाई नहीं करना, मिस क्लासिफाई नहीं करना, डुप्लीकेट भी नहीं करना। डुप्लीकेट का मतलब क्या, ये आपका क्वेश्चन, कि ये ना हो कि एक मैटर आप कहें सर उस पे मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे देते हैं, उस पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी दे देते हैं। याद रखें, रिपोर्ट में कोई एक मैटर एक से ज्यादा जगहों पे डिस्कस नहीं होता, डुप्लीकेशन हो जाएगी भाई। जब एक मिस स्टेटमेंट है उसे मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस कर दिया, खुद बताएं उस पे एमसीक्यू मैटर देने की जरूरत है, की ऑर्डर मैटर देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, डुप्लीकेशन हो जाएगी। बात समझ आई? नहीं, अहम बात है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से भी, अदर मॉडिफिकेशन की वजह से भी। हर सिचुएशन की अपनी अपनी लिस्ट है, हमने लिस्ट याद करनी है, इनको मिस क्लासिफाई नहीं। देखें, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दी ना आपको चैप्टर में, अपेंडिक्स में भी थी, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट दी चैप्टर में, एमसीक्यू मैटर की लिस्ट दी चैप्टर में, अदर मैटर की लिस्ट दी चैप्टर में, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड वाला रिपोर्ट के एंड पे 4 मैटर्स वो भी लिस्ट दी। इन 2 की अभी बारी नहीं आई, इनकी लिस्ट भी है, लेकिन पहले ये याद कर लें। तो हर एक की लिस्ट याद करनी है। किसी को मिस क्लासिफाई किया, नंबर गए। डुप्लीकेट भी, डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि कोई एक मैटर इधर भी आ गया उधर भी आ गया। याद रखें, मिस क्लासिफिकेशन तो हरगिज नहीं करनी, डुप्लीकेशन भी नहीं करनी, यानी एक मैटर एक से ज्यादा जगह पे नहीं जाएगा। मिस क्लासिफिकेशन भी नहीं करनी, डुप्लीकेशन भी नहीं करनी, सिवाय एक केस में डुप्लीकेशन कर सकते हैं। हाथ उठाइएगा जिसको आता हुआ आंसर, जो बताएगा 500 रुपया इनाम मिलेगा। फिर सुन लें, बताना क्या है। मैंने रूल ये सिखाया आपको कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है इन सारी रीजन की वजह से। हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है, कोई भी आपने लिस्ट में मैटर मिस क्लासिफाई नहीं करना, इधर का उधर नहीं डाल, डुप्लीकेट भी नहीं करना। डुप्लीकेट का मतलब एक जगह पे भी आ रहा हो, दूसरी जगह पे भी आ रहा हो। लेकिन डुप्लीकेशन की सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें डुप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर आता हो आंसर तो हाथ उठाए, बोलेंगे तो आंसर इनकरेक्ट समझा जाएगा, हाथ उठाए। 500 रुपये नहीं। और मजे की बात, आज के लेक्चर में ही कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। अब 100 रुपया मिलेगा, अब 100 रुपया मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर एक्सप्लेन नहीं कर सके आपसे। चलें, अभी भी 500 हिंट देने के बाद भी 500 दे दूंगा। और बताएं, 2 कंट्रीज की रिपोर्ट नहीं, गलत गलत गलत। अब सुनिए, अगर ईयर एंड के बाद आग लग जाए या ईयर एंड में आग लग जाए, उससे एसेट नहीं, आप एसेट की तरफ जा रहे थे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी वजह से स्कोप लिमिटेशन भी है।
ओपिनियन मॉडिफाई होगा, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ में भी लिखेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन क्या। बेटे मैंने देने वाली बात की थी, आपने ना देने वाली बात की है, इजी था ये। आगे सुने, नहीं अभी 2-3 मिनट और बैठ जाएं, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। अच्छा कंसेप्ट सारे खत्म हो गए हैं, एक चीज और तीसरी, ऑल मॉडिफिकेशन आर डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली। हर मॉडिफिकेशन ऑडिट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनमें से कोई एक मॉडिफिकेशन आ गई तो लाजमी है कि दूसरी भी आएगी, या एक मॉडिफिकेशन आ गई तो लाजमी है कि दूसरी नहीं आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर एक का अपना अपना रूल है। हो सकता है किसी ऑडिट में कोई भी मॉडिफिकेशन ना आए, हो सकता है किसी ऑडिट में सारी मॉडिफिकेशन आ जाए, हो सकता है किसी रिपोर्ट में कोई सी 2 हो, कोई सी 3 हो, कोई सी 4 हो, कोई सी 5 हो। ठीक है, तो हर एक ने अलग अलग डिसाइड होना है। ऐसा दुनिया में कोई रूल नहीं है कि अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो गया तो एमसीज ऑफ मैटर नहीं आ सकता, या एमसीज ऑफ मैटर आ गया तो ओपिनियन हमेशा मॉडिफाइड होगा। हर एक अलग डिसाइड हो रहा है, किसी का आपस में कोई को रिलेशन नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये बात समझ आ रही? चलिए अब एंड में एक छोटी सी बात कहता, बताइए अगर आपको ऑडिट के दौरान में, कंसेप्ट खत्म हो गया, छोटा सा पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है, ऑडिट के दौरान में पता चला रिमोट मॉडिफाई हो गई है, क्या करें? फौरन डायरेक्टर्स को बता दें कि छुपा के रख ले, जिस दिन रिपोर्ट देनी है एकदम धमाका कर दें, बता दें। भाई किस लिए बता दें? कह रहा है इसलिए ताकि डायरेक्टर ने करेक्टिव एक्शन लेने हैं तो टाइमली बेसिस पे ले सकें, करेक्टिव एक्शन नहीं भी लेने उनका माइंड मेकअप हो जाए, भाई ये क्या होने जाना है। क्लियर हो गई बात? ये था आज का लेक्चर, लेकिन सुन लीजिए होम असाइनमेंट तो रह गई। मुझे बताइए, हमने कंसेप्ट सारे सीख लिए लेकिन केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की, क्या पास हो जाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। हम जितने भी कंसेप्ट सीखते हैं किस लिए सीखते हैं? ताकि केस स्टडी की प्रैक्टिस कर सकें। अब सुने, आपकी होम असाइनमेंट ये लिखी हुई है। हाँ जी, होम असाइनमेंट सुन ले। चैप्टर 4 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25। ठीक है जी। और ये मंडे को आपकी ड्यू डेट है, मंडे को आपने रिटन फॉर्म में सबमिट करवानी है।